नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। और हर दिन की तरह आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फाइनली बिना रुके बिना सोचे हम लोग 20 दिन कंटिन्यूसली यहाँ पे ये करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये सीरीज़ बिल्कुल जारी रहेगा। आप इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। आज का पहला सवाल, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ओपन हाउ मैनी मेडिकल कॉलेजेस इन बिहार। तो केंद्र सरकार ने बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है हाल ही में? तो कितने? 8 मेडिकल कॉलेज बिहार में खोलने की मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार द्वारा। और केंद्र सरकार ने 1090 करोड़ रुपए जो है अप्रूव भी कर दिए हैं। अपना जो मतलब केंद्र को जितना इसमें लगाना था, बाकी जो है बिहार सरकार इसमें लगाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये जो डेटा निकल गया है कि 8 मेडिकल कॉलेज बिहार में बनने वाले हैं। इसको बताया है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, किस चीज़ के लिए? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, राजकीय मंत्री की बात हम कर रहे हैं, फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो है डॉक्टर भारती प्रवीण भारती प्रवीण पवार हैं। इनका ये नाम है। ठीक है, तो इन्होंने ही ये चीज़ें अनाउंस करी है। जैसे अब बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये 8 कॉलेजेस बनाए जाएंगे, जैसे पूर्णिया, छपरा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, बक्सर, जमुई, ये सब जगहों पे बनने वाले हैं ये 8 कॉलेजेस। तो बात मेडिकल कॉलेज की आई है तो मैं बता दूं कि बिहार सरकार ने 33% रिजर्वेशन रखा है विमेन के लिए, लड़कियों के लिए। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं बिहार में उसमें 30% का रिजर्वेशन, उसके सीट में, उसके एडमिशन लेने में लड़कियों को मिलेगी 33% का रिजर्वेशन। तो ये याद रखिएगा। फिर है बिहार सरकार ने ये एक्चुअली केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दिया है ESIC। ये एसिक हॉस्पिटल है जो कि है बिहार के बिहटा में। ठीक है, बिहार के बिहटा जगह पे ये एसिक हॉस्पिटल है जिसको अप्रूव कर दिया गया है। अब ये मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अब हॉस्पिटल भी रहेगा। ठीक है, पहले से सिर्फ हॉस्पिटल था, अब ये मेडिकल कॉलेज भी होंगे। और हाल ही में बिहार सरकार ने 4 आयुष मेडिकल कॉलेज की मतलब मरम्मत के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे यानी कि अमाउंट, राशि आवंटित किए हैं करीबन 8.39 अरब रुपए। कितना? 8.39 अरब रुपए आवंटित किए हैं बिहार सरकार ने 4 आयुष मेडिकल कॉलेज ओपन करने के लिए। एक्चुअली में ये मेडिकल कॉलेजेस ऑलरेडी हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी फैसिलिटीज़ उसका बढ़ाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उसमें लगाया जाएगा। और ये जो हमने एसिक हॉस्पिटल की बात करी ना, एसिक, ये बिहार का 12वां है, 12th, और इसके पहले 12th सरकारी मेडिकल कॉलेज बन चुका है ये। ठीक है, अब तक 11 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। अब ये जो एसिक बिहटा में इसको जो अप्रूवल मिला है उसके बाद में ये 12वां सरकारी मेडिकल कॉलेज है। तो ये सब चीज़ें आप याद रख पा सकते हो। नेक्स्ट है, बिहार गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू टेक हाउ मच टैक्स फ्रॉम द टेम्पल्स। बिहार सरकार ने मंदिरों से कितना टैक्स लेने की घोषणा कर दी है? तो ये 4% टैक्स अब मंदिरों को देना होगा। देखिए, मान लो कि 100 रुपया अगर टैक्स 100 रुपया मान लो कि डोनेशन के तौर पर मंदिरों को आती है, उसमें से तो 20% जो है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में के लिए अलग से निकाल लिया जाता है। तो उसके बाद जो 80 रुपया जो बचेगा ना, इसका 4% बिहार सरकार टैक्स लेगी। और इस पे हमने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन वीडियो
लेकर आया था, तो वो ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड जेनेसिस इंटरनेशनल डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म। तो जेनेसिस इंटरनेशनल डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ठीक है, जेनेसिस इंटरनेशनल तो एक कंपनी है, और इसको लॉन्च किसने किया है, इनॉग्रेट किसने किया है, ये आप कह सकते हो, तो इसको किया है अमिताभ कांत ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, एकदम बिल्कुल सही, यही हैं सीईओ ऑफ नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के जो सीईओ हैं अभी प्रेजेंट में अमिताभ कांत है। इनका 1 साल जो है, इनका कार्यकाल का 1 साल का एक्सटेंशन मिल चुका है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। Recently, how many heritage awards have been given by UNESCO for निज़ामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट? तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा निज़ामुद्दीन बस्ती परियोजना के लिए कितने विरासत पुरस्कार दिए गए हैं? तो यूनेस्को ने कितने पुरस्कार दिए हैं? ये जो प्रोजेक्ट है निज़ामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट, ये न्यू दिल्ली में रह रहे बस्ती में लोगों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो इसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है, और यूनेस्को ने इसको अवार्ड दिए हैं, तो 2 लेगेसी अवार्ड्स दिए हैं यूनेस्को ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली में ये जो प्रोजेक्ट था निज़ामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट, इसमें जो है कंजर्वेशन जो किया जा रहा था, वो कौन कर रहा था? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, ये था। साथ में इन एसोसिएशन विथ साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर, ऊपर से फिर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कुछ छोटे मोटे और दूसरे संस्थान थे। तो ये सब मिलकर इस निज़ामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट को ये लोग आगे बढ़ा रहे थे, और जो है जो निज़ामुद्दीन बस्ती जो है न्यू दिल्ली में है, इस बस्ती को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए यूनेस्को ने इसको अवार्ड 2 लेगेसी अवार्ड्स दिए हैं। यूनेस्को का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है, और यूनेस्को के अभी हेड कौन हैं? वो हैं ऑड्रे अजोले। तो ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है। यूनेस्को आपको मालूम होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और यूनेस्को ने इस बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के 2 जगहों को शामिल किया गया है, जैसे तेलंगाना का रमप्पा मंदिर। जी हाँ, रमप्पा मंदिर तेलंगाना का, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है यूनेस्को ने। फिर यूनेस्को ने शामिल किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है धौलावीरा। धौलावीरा जो कि आपको मिलेगा गुजरात में। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, इसको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में जगह दी है इस साल। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ ओन द डेविस कप 2021। तो डेविस कप 2021 किस देश ने जीता है? तो जीतने वाला है रसिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑब्वियसली डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से ये मिलता है, लॉन टेनिस खेलने वालों के लिए। तो रसिया के जो प्लेयर हैं डैनिल, एक्चुअली एक मिनट, हाँ, डैनिल मेडवेडेव, इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, इन्होंने ये लॉन टेनिस को जीता, और किसको हराया? हराया है इन्होंने क्रोएशिया को हरा दिया है। क्रोएशिया के कौन प्लेयर थे? तो मरीन सिलिक, ये क्रोएशिया के प्लेयर है, इनको हराया डैनिल मेडवेडेव ने रसिया के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इंडियाज़ फर्स्ट विमेन साइकाट्रिस्ट पासेस अवे, हर नेम इज़।
तो भारत की पहली मनोचिकित्सक का निधन हुआ है। तो पहली महिला साइकाट्रिस्ट थी भारत की, सोचिए उनका अब निधन हो गया है। तो ये कौन है, इनका नाम क्या था? इनका नाम था शारदा मेनन। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। और ये जो महिला थी, ये भारत की पहली महिला साइकाट्रिस्ट थी, यानी मनोचिकित्सक जो दिमाग का इलाज करती हों। ठीक है, ये आप ठेठ भाषा में समझ सकते हैं। इनको 1992 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और इन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट भी ओपन किया था। ये फाउंडर हैं एक्चुअली उसके, स्कार्फ, एस SCARF, स्कार्फ इंडिया नाम का इनका एक इंस्टीट्यूट भी अथी है, इनका एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसको इन्होंने 1984 में ओपन किया था। स्कार्फ यानी कि सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, ये कहाँ से बिलोंग करती है, भारत में कहाँ से? शारदा मेनन, ये तमिलनाडु से, और इनका निधन जो है वो चेन्नई में हुआ है। तमिलनाडु से ये बिलोंग करती हैं। और देखिए, तमिलनाडु से ये शारदा मैम बिलोंग करती हैं। तो तमिलनाडु से अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु के 3 प्रोडक्ट्स को 2021 में जीआई टैग मिला है। जी हाँ, तमिलनाडु के 3 प्रोडक्ट्स को। एक है कन्याकुमारी क्लोव। जहाँ ये कन्याकुमारी क्लोव है जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है, इसको मिला है जीआई टैग। बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। फिर तमिलनाडु का ही है एक करुपुर कलमकारी, करुपुर कलमकारी पेंटिंग्स है। ठीक है, ये भी तमिलनाडु का, इसको भी जीआई टैग मिला है इसी साल 2021 में। तीसरा जो है वो है कल्लाकुरिची, कल्लाकुरिची वुड कार्विंग्स। यह है कल्लाकुरिची वुड कार्विंग्स, इसको भी जीआई टैग मिला है 2021 में। तो तमिलनाडु का 3 प्रोडक्ट्स याद रखिएगा, कन्याकुमारी क्लोव, करुपुर कलमकारी पेंटिंग, कल्लाकुरिची वुड कार्विंग। इन तीनों जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है और इसे जीआई टैग इस साल ही मिला है। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज नोबल लॉरिएट आंग सान सू की, आंग सान सू की हैज़ बीन जेल्ड फॉर 4 years। तो किस देश की नोबेल पुरस्कार विजेता, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, आंग सान सू की को, जो जिन्हें इस बार 4 साल की जेल हो गई है। तो ये कौन से देश की है जहाँ पे कू हुआ है हाल ही में? वहाँ पे कू यानी कि तख्ता पलट हुआ है। अब कू मैं बोल रहा हूँ तो किसका क्या मतलब है, इसका स्पेलिंग ये होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम कुप नहीं पढ़ते हैं, इसको कू पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कू हुआ है कहाँ पे? म्यांमार में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और म्यांमार की जो है ये आंग सान सू की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि ये प्राइम मिनिस्टर थी यहाँ की, और इन्हें जेल कर दिया गया है। ऑब्वियसली अब मिलिट्री का यहाँ पे शासन चल रहा है, तो वो चाहेगा कि जो मेन है, हेड है, पीएम है, उसको तो जेल में ही होना चाहिए, वो चाहे कोई भी। वैसे तो कोविड-19 का बोल रहा है, कोविड-19 का मिसमैनेजमेंट है, इसी कारण इसको जेल किया गया है। तो कैसे भी करके उसको जेल किया ताकि मिलिट्री वहाँ पे म्यांमार में राज कर सके। तो कू का बेस्ट एग्जांपल म्यांमार है, और दूसरा इधर पाकिस्तान भी आपको मालूम ही होगा, बेस्ट एग्जांपल है ये सब कू का। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटेन द बुक टाइटल द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। तो इस किताब को किसने लिखा है? द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। तो मोदी जी का सेकेंड टर्म के बारे में ये लिखा गया है किताब। किसने लिखा है? इसको लिखा है गौतम चिंतामणि ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने ही लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ईदान प्राइज 2021। ईदान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है रुक्मिणी बैनर्जी।
ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। देखिए, रुक्मिणी बनर्जी ने जो एजुकेशन सिस्टम के लिए हमारे देश में काफ़ी कुछ किया है, इसलिए इनको ईदान प्राइज़ 2021 से सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन द बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स ऑफ इंटरनेशनल आइडिया। अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए किसे आमंत्रित किया गया है। तो इस इंटरनेशनल आइडिया के जो मंडल है, एडवाइजरी बोर्ड है, इसमें 15 मेंबर में अब शामिल होंगे देश के पूर्व, यानी कि पूर्व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो हैं सुनील अरोड़ा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो ये याद रखिए। अच्छा, आइडिया क्या है? क्या ये आइडिया जो सिम कार्ड था वो? जी नहीं, आइडिया एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जिसका है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल असिस्टेंट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो सुनील अरोड़ा साहब हैं, ये हाल ही में 2021 में ही ये रिटायर्ड हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट से। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, इनके अंडर भी 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम करते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा। सुनील अरोड़ा के जगह पे अब किन्हें अपॉइंट किया गया है? सुशील चंद्रा को। तो सुशील चंद्रा अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इनके अंडर 2 इलेक्शन कमिश्नर काम करते हैं, ठीक है, 2 इलेक्शन कमिश्नर। और अभी प्रेजेंट में हैं कौन? एक हैं राजीव कुमार, और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। तो ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये फिर सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर, और ये भी इलेक्शन कमिश्नर। तो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल में आता है? जी हाँ, ये बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये आर्टिकल 324 में आता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। आज़ाद भारत का पहला सुकुमार सेन थे हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन द EPFO। EPFO में भविष्य निधि आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो EPFO यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये बन गई हैं नीलम सम्मी राव। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये एक्चुअली में पहले डायरेक्टर जनरल थी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, अब ये बन चुकी हैं EPFO के कमिश्नर। एंड ऑफ कोर्स आज का लास्ट सवाल, हु हैज़ बिकम द MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO कौन बन गए हैं? तो ये हैं इतरा डेविस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने किसको रिप्लेस किया, किसके जगह पे ये बने? तो पहले इसके MD एंड CEO थे नितिन चुग, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इस बैंक का आपको हेडक्वार्टर बेंगलुरु में मिलेगा, ठीक है, बेंगलुरु जो कि कर्नाटका की राजधानी है, कैपिटल है। तो उम्मीद है ये आपका कंप्लीट कॉम्बिनेशन बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल का कंप्लीट कॉम्बिनेशन डेली तौर पर आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइक करना, यही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।